दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट सेकंड कार्बन ऑक्सीडेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिस्पायरेशन होता क्या है, रिस्पायरेशन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम प्लांट रिस्पायरेशन से जुड़े हुए टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है एनाबॉलिक और दूसरा होती है कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी कि एनर्जी का यूज़ किया जाता है, जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्राप्त होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो रिस्पायरेशन में होता क्या है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, उनका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के थ्रू उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है रिस्पायरेशन के लिए। यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रिस्पायरेशन इज़ द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ एनर्जी एज एटीपी फॉर वेरियस सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या फिर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। अब यदि हम रिस्पायरेटरी सबस्टेंस के आधार पर देखें तो जो रिस्पायरेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फ्लोटिंग रिस्पायरेशन और दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। जैसे यदि हम बात करें फ्लोटिंग रिस्पायरेशन की, तो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन क्या है? इन फ्लोटिंग रिस्पायरेशन द सबस्ट्रेट दैट इज़ ब्रोकन डाउन इज़ आइदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। यानी कि जब रिस्पायरेशन के दौरान जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है वो यदि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स होता है, तो इस तरह के रिस्पायरेशन को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिस्पायरेशन। और आपको बता दें कि जो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन है, यानी कि रिस्पायरेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स का जो यूज़ होता है वो मोस्ट कॉमन है, यानी कि जो मैक्सिमम लिविंग सेल होते हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का ही यूज़ किया जाता है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ होता है रिस्पायरेशन में, तो उस दौरान जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो नहीं बनते, इसलिए जो फ्लोटिंग रिस्पायरेशन है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन है, वो हेल्दी और सेफ माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन की, तो यदि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अलावा यदि सेल में रिस्पायरेशन के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया जाता है वो अगर प्रोटीन होता है, तो इस तरह के रिस्पायरेशन को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर यूजिंग अप ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स द सेल स्टार्ट टू यूटिलाइज अदर प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट्स सच एज प्रोटीन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का ऑक्सीडेशन होने के बाद जब क्या करें कि प्रोटीन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह के रिस्पायरेशन को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। चूँकि जो प्रोटीन है वो प्रोटोप्लाज्म में होता है, यानी कि जो अदर प्रोटोप्लाज्मिक सबस्टेंस है उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन। इट इज़ रेयर, ये बहुत कम होता है, ठीक है। इट इज़ रेयर मोड ऑफ रिस्पायरेशन बिकॉज यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर अवेलेबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये रेयर इसलिए है कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का ही ऑक्सीडेशन होता है या फिर फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है। प्रोटीन का ऑक्सीडेशन बहुत ही रेयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस रिस्पायरेशन के दौरान टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं जो कि सेल के लिए हानिकारक होते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन और फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है।
तो जैसा कि हमने देखा कि प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन में प्रोटीन एज ए सबस्ट्रेट यूज़ होता है, जबकि फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का यूज़ होता है एज ए सबस्ट्रेट। वही अगर हम बात करें इसके ड्यूरेशन की, तो प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जबकि फ्लोटिंग रिस्पायरेशन बहुत ही लॉन्ग टाइम इनडिफिनिट टाइम का होता है। अगला डिफरेंस है प्रोटोप्लाज्मिक में, इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक्स अमोनिया दैट कैन हार्म द सेल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं लाइक अमोनिया, जो कि सेल के लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर हम बोले फ्लोटिंग रिस्पायरेशन की, तो उसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं बनता, इसलिए ये हार्मफुल नहीं होता। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन जो है वो रेयरली होता है, जबकि फ्लोटिंग रिस्पायरेशन कॉमन है। लास्ट डिफरेंस है, इट ब्रेक डाउन सेल ओन मटेरियल एंड मे किल देम ऑल। तो प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ये सेल के अंदर जो मटेरियल है, खुद के मटेरियल है, उसको ख़त्म करता है। तो कभी कभी कोशिकाएं या जो सेल है वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लोटिंग रिस्पायरेशन में क्या होता है कि सेल में मौजूद जो स्टोरेज फूड मटेरियल है उनको ही डाइजेस्ट किया जाता है। इसमें कभी भी कोशिका को कोई हानि नहीं होती, कभी भी कोशिका नहीं मरती। अब यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर देखें तो रिस्पायरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन की। तो जब रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल हैं उनमें एरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज है, और उसके बाद ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया में एनर्जी ATP के रूप में रिलीज होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी है एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू लेते हैं वह बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। दिस इज़ ड्यू टू नो ऑक्सीजन देयर, दे कैन नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड विच दे कंज्यूम। और आपको बता दें कि एरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत अधिक एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो लगभग एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। वही हम बात करें एनएरोबिक रिस्पायरेशन की, तो जब रिस्पायरेशन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और आपको बता दें कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अल्कोहल या फिर अदर ऑर्गेनिक मैटर जैसे सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बनते हैं। और आपको बता दें कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन प्रायः माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि ईस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए या कुछ पैरासाइट्स हो गए। तो ये क्या कहते हैं, बिना ऑक्सीजन के ही रिस्पायरेशन करते हैं। और आपको बता दें कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कम मात्रा में रिलीज़ होती है। तो आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता। सेकेंड डिफरेंस जो है वो है टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन है जितने भी हायर प्लांट्स है और एनिमल है उनमें होता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन कुछ बैक्टीरिया में, कुछ फंजाई में या कुछ इंडो पैरासाइट यानी कि जो अंतः परजीवी होते हैं उनमें होता है। तीसरा जो डिफरेंस है, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनारोबिक में देखा जाए तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, केवल पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की, द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में आप देखेंगे लास्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल देखने को मिलता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में देखेंगे तो जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड
ये सभी देखने को मिलते हैं। अगला डिफरेंस ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप लगभग 38 एटीपी बनते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। जबकि अगर हम बात करें एनारोबिक रिस्पायरेशन की, तो इसमें जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता और इसके फलस्वरूप केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। अगला जो डिफरेंस है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन, वो सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, जबकि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वह केवल सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि ग्लूकोज का कैसे ऑक्सीडेशन होता है, और आप देख सकते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के लास्ट में आपको CO2, वाटर और एनर्जी देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करें एनारोबिक रिस्पायरेशन में, तो आपको लास्ट में लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनर्जी रिलीज़ होते हुए दिखेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि एरोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन, फ्लोटिंग, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन के डेफिनेशन पर आधारित था। तो आज का ये वीडियो एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो कि रिस्पायरेशन से जुड़ा हुआ था। आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।